हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अच्छा, चलो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया मतलब जैसा कि मैंने कल पिछली क्लास में बता दिया था आपको कि आज हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। एक्सीलरेशन क्या है, कैसा मतलब एक्सीलरेशन से क्या हो सकता है, एक्सीलरेशन क्या है और क्या हो सकता है, उसके इफेक्ट क्या हैं, क्या वो डायरेक्शन डिपेंड करता है या नहीं करता है ना। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो हम देखते हैं आज एक्सीलरेशन। हमारा क्या टॉपिक का नाम क्या है बेटा? एक्सीलरेशन, राइट। एक्सीलरेशन, देखो एक्सीलरेशन बेसिकली दो चीजें हैं। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन बेसिकली जो प्रोड्यूस होता है वो किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट में हो सकता है। तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी, है ना, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी। एक्चुअली ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अप्लाइड होता है। मान लीजिए मैंने किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, है ना, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो बॉडी मूव करने लगेगी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, है ना। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इसका मतलब वहां पर एक्सीलरेशन अप्लाइड हो गया है। क्या अप्लाइड हुआ है? एक्सीलरेशन, है ना बच्चों। तो यहाँ पर the acceleration produced in any object or body, है ना, डेफिनेशन है the acceleration produced in any object or body, in any object or body, ठीक है, in any object or body is actually the net force, the net external force on the body divided by moving mass is called acceleration। क्या कहेंगे इसको हम? is called acceleration, है ना। moving mass of the body and the acceleration that is, है ना, is called, हम बोल सकते हैं is called acceleration। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? is called acceleration and moving mass of body, समझ आया बेटा? यानी कि the acceleration produced in any object or body is actually, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट और बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली में क्या है? तो वो एक्चुअली में क्या है? द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय द मूविंग मास ऑफ द बॉडी, राइट बच्चों, है ना। एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सेलरेशन acceleration in the direction of external force, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन में यहाँ पर सीधा सीधा बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मूविंग मास, समझ आया? मेरी बात समझ आई बेटा यहाँ पर आपको? ठीक है। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना, काइनेमेटिक्स में जो होता है ना, तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेमेटिक्स द, है ना, यहाँ पर बोल सकते हैं बट इन द काइनेमेटिक्स, है ना। काइनेमेटिक्स में क्या होगा? काइनेमेटिक्स के अंदर यहाँ पर सिर्फ इफेक्ट ऑफ
एक्सेलरेशन देखा जाता है, यानी इसका इफेक्ट क्या आ रहा है एक्सेलरेशन का। तो बट इन द काइनेमेटिक्स द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन effect of acceleration in the change of is change in velocity of the object। समझ आई बात मेरी? यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन समझ आया है ना। तो किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है उसका मतलब ये है कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट पर यानी उस मूविंग मास पर जो नेट फोर्स अप्लाइड हो रखा है डिवाइडेड बाय द उस मास, यानी जो मास है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर हम सिर्फ इस एक्सेलरेशन का इफेक्ट देखते हैं, तो वो सिर्फ किसमें मिलता है, वेलोसिटी में मिलता है। किसमें मिलता है बेटा, वेलोसिटी में। तो ये आपने अभी तक 9th क्लास में नहीं पढ़ा था, ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो डेफिनेशन आएगी वो काइनेमेटिक्स के फॉर्म में आएगी। काइनेमेटिक्स की फॉर्म में क्या डेफिनेशन है उसको भी समझ लेते हैं बेटा। देखो दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी एक्सेलरेशन की, वो देखते हैं बेटा। तो दूसरी डेफिनेशन एक्सेलरेशन की होगी, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये तो बचपन से पढ़ा है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, है ना, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। राइट बेटा, है ना। अच्छा, अब यहां पर पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया बेटा। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, यानी जो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है पर सेकेंड उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। या फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय ए, है ना। अच्छा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग the direction of change in velocity, along the direction of change in velocity। समझ गई मेरी बात, नहीं समझे? यानी कहने का मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, है ना, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन है, वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। राइट बेटा। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, इट्स ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा, इट्स ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय ए एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन, यानी इसकी जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अलोंग द डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना ये वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ पर स्पीड नहीं है, ध्यान रखना। लिख देता हूं मैं, नॉट स्पीड। स्पीड अलग चीज है और वेलोसिटी अलग चीज है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि अगर स्पीड चेंज हो गई तो भी ठीक है, स्पीड चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी है। और अगर मान लीजिए स्पीड में कोई चेंज नहीं आया लेकिन डायरेक्शन में चेंज आया तो इसका मतलब तब भी एक्सेलरेशन है। दोबारा समझें, मैंने बोला कि अगर मान लीजिए स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है ही है, लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रही है
तो भी एसेलरेशन है। समझ आ गई बात? यानी एसेलरेशन का मतलब स्पीड से ज्यादा, स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। स्पीड का अगर होता तो स्पीड की डायरेक्शन चेंज होने से स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने से फर्क पड़ता है। इस यानी कि एसेलरेशन होगा। मान लीजिए मैं 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट से नॉर्थ में चला गया, मतलब मेरे अंदर डायरेक्शन था, यानी कि मेरे अंदर एसेलरेशन था, तभी मैं गया ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से। लेकिन अगर स्पीड होती तो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। बात समझ रहे मेरी? यानी कि यहाँ पर जो एसेलरेशन है वो क्या है, स्पीड पर डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी not speed is called the acceleration. It is denoted by the it is a vector quantity, its direction along the direction of change in velocity. It's SI unit meter per second square. राइट बेटा? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर तो एसेलरेशन क्या आ गया, एसेलरेशन को हम वेक्टर क्वांटिटी लिख सकते हैं और यहाँ लिखेंगे डेल्टा बी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। समझ गए बेटा? डेल्टा बी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। राइट? अच्छा, यहाँ पर डेल्टा बी का मतलब क्या है, डेल्टा बी वेक्टर मतलब हो गया बी फाइनल वेक्टर माइनस बी इनिशियल वेक्टर। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज देखो, सोचो, थिंक अबाउट, ये हमारा सर्किल है, कोई पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखो तो ये इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं और इसकी डायरेक्शन बी आई है। ठीक है, कुछ देर बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो भी ये हो जाएगी बी फाइनल। हाँ ना, ये इसका क्या है, सेंटर है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म से देखूं तो इनका जो चेंज आ रहा है वो चेंज क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। अगर चेंज देखेंगे तो डेल्टा बी बराबर क्या होगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, वेक्टर में ले लेते हैं। बोलो हाँ, क्लियर? अच्छा, डेल्टा बी वेक्टर इज इक्वल टू वी फाइनल। वी फाइनल का मतलब ये है, वी फाइनल तो ये आ गया, हाँ ना, ये आ गया बी फाइनल। ठीक है बच्चों, बी फाइनल। अच्छा, वी इनिशियल किधर है, वी इनिशियल, तो ध्यान से सुनो, वी फाइनल वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी इनिशियल ऐसे लिखते हैं ना। अगर मैं बी फाइनल ऐड कर दूं माइनस ऑफ बी इनिशियल से तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा बी। समझे मेरी बात? नहीं समझे? यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डेल्टा बी इज इक्वल टू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल होता है, ये बात मुझे पता है। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल इसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो दैट पॉइंट ए इज इनिशियल वेलोसिटी और दैट पॉइंट बी इज मान लेते हैं हमारी फाइनल वेलोसिटी है। अगर इन दोनों की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा बाई डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे, इन दोनों की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे तो क्या उससे एसेलेरेशन निकल के आएगा? बिल्कुल निकल के आएगा, है ना? ये अब हमें डायरेक्शन ऑफ द एसेलरेशन निकालनी है, तो डायरेक्शन ऑफ एसेलरेशन इसमें किधर होगी? हम जनरली जानते हैं कि बेटा डायरेक्शन ऑफ एसेलरेशन हमेशा इधर की तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी या नहीं होगी, ये हम जानते हैं। कभी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको समझा नहीं, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो अभी हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। वो हम समझेंगे वेक्टर से। वेक्टर में मैंने बताया था ना कि डेल्टा बी वेक्टर इक्वल टू होता है बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, यानी सबट्रैक्शन मेथड, राइट? सबट्रैक्शन मेथड में मैंने एक और चीज बताई थी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। हाँ, अच्छा, अगर मैंने ऐसा लिखा है, कि बी फाइनल वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी इनिशियल वेक्टर। अच्छा, वी इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो सोचो वी माइनस इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी? बी माइनस और बी इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन ये आएगी। अब इन दोनों को एडिशन करना है, तो इन दोनों का एडिशन कैसे करोगे बताओ? बोलो बच्चों। अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का जब एडिशन करोगे तो इन दोनों की जो डायरेक्शन आएगी वो कहीं इधर आएगी, हाँ है ना? आएगी या नहीं आएगी? और जब इन दोनों की डायरेक्शन आएगी तो इसको क्या लिखोगे? वी फाइनल प्लस माइनस ऑफ बी इनिशियल, यही लिखोगे ना। और यही क्या है हमारा? यही तो डेल्टा बी है, हाँ है ना? तो बेसिकली जो डायरेक्शन देख रहे हो आप लोग, आपको लग रहा है कि बी इनिशियल इधर है, बी फाइनल इधर है, तो डायरेक्शन इधर आएगा, नहीं। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इधर होगी, हाँ है ना? बात समझ गए? चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किधर है? वो इधर है, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे और चलेंगे सर्कुलर मोशन में और हम देखेंगे तो और समझ आ जाएगा आपको।
ठीक है बच्चों, तो डेल्टा बी है ना, तो इसका मतलब है इसकी जो डायरेक्शन होती है एक्सीलरेशन की, वो डायरेक्शन किधर होगी, वो इधर होगी, है ना, समझ आ गई बात, ए वेक्टर की डायरेक्शन, क्लियर। चलो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक्सीलरेशन तो समझ आ गया, एक्सीलरेशन भी दो टाइप का है, एक हमारा एवरेज एक्सीलरेशन है, एक हमारा क्या है, इंस्टेंट एक्सीलरेशन है, दोनों चीजों को समझते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें बात करते हैं बेटा एवरेज एक्सीलरेशन की। एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन का क्या मतलब है, तो एवरेज एक्सीलरेशन से मतलब है कि द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी, है ना, इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, और सफिशिएंट भी बोल सकते हैं, इन लार्ज इंटरवल भी बोल सकते हैं और सफिशिएंट इंटरवल ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, है ना, तो इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा बी वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर मैं दूसरा देखूं तो अब आते हैं मान वहां पर इंस्टेंट वेलोसिटी यानी इंस्टेंट एक्सीलरेशन, कौन सा है ये, इंस्टेंट एक्सीलरेशन, इंस्टेंट एक्सीलरेशन। इंस्टेंट एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो इंस्टेंट एक्सीलरेशन में क्या लिखोगे, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल या इन वेरी स्मॉल, इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम is called instant acceleration। क्या है, इंस्टेंट एक्सीलरेशन, नहीं समझे बेटा, हाँ या ना, इंस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। अच्छा तो इसमें लिख सकते हैं इंस्टेंट एक्सीलरेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, राइट, याद करो इंस्टेंट वेलोसिटी वाला बताया था, तो यहां पर लिख सकता हूं इंस्टेंट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी जो यहाँ पर टाइम लिया जा रहा है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वेरी स्मॉल हो गया, क्या हो गया, वेरी स्मॉल हो गया, है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा बी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए इंस्टेंट इज इक्वल टू डी बी वेक्टर अपॉन डी टी, ये वेक्टर के साथ है ना, आप मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बच्चों। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो यहां तक तुम जो पढ़ रहे थे वो आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में, अब थोड़ा इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं और ये क्या क्या चेंज करता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि मॉड ऑफ डीवी बाई डी, इसका क्या मतलब है, मॉड ऑफ डीवी बाई डी का मतलब, ठीक है। तो यहां पर क्या है देखो, मॉड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, मॉड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
रेट ऑफ, है ना। यहाँ पे जो मॉड लिया जा रहा है इसका क्या मतलब बेटा, यहाँ पर मॉड का मतलब होता है कि ये एक्सेलरेशन तो है बट ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मॉड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस, है ना, वेलोसिटी मींस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मींस नेट वेलोसिटी मींस हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मॉड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस क्या आएगा, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन बोलो या एक्सेलरेशन बोलो, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, इसमें इंक्लूड रहेगी, डायरेक्शन भी इंक्लूड रहेगी और आपकी मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। यानी डायरेक्शन हम लेंगे बट डायरेक्शन अब जब हम डीवी बाई डी टी करेंगे तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ये खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर खाली अब मैं इसमें से मॉड हटा देंगे, मॉड नहीं रखेंगे तो किसकी बात कर रहा है ये, तो इसमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। समझ आ गई बेटा। तो याद रखना इसका मतलब क्या है, डीवी वेक्टर अपॉन डीटी का मॉड अगर पूरे का मॉड आ जाए तो ये इसका मतलब है मॉड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस, इसका मतलब जो वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है उसे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, राइट बच्चों। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पर है, वो है मॉड डी अपॉन बी वेक्टर अपॉन डी टी। इसका क्या मतलब है, समझ आई बात मेरी कि नहीं आई। ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, यहाँ पर ये अलग है और ये अलग है, कि दोनों एक ही हैं। ध्यान से देखो, ये पूरे का मोड लगा है और ये सिर्फ बी का मोड लगा है। यानी कि अगर बी का मोड लगा दिया तो वो क्या दे रहा है, स्पीड की बात कर रहा है। और स्पीड का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो मुझे एक्सेलरेशन नहीं देता है, एक्सेलरेशन का सिर्फ एक कंपोनेंट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सिर्फ एक कंपोनेंट के बारे में बताता है, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मीन्स क्या होगा बेटा, वेलोसिटी, है ना। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। इसका मतलब है इट इज नॉट अ, है ना, इट इज नॉट एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों, इट इज नॉट एक्सेलरेशन, है ना। इट इज द component of acceleration, ठीक है बच्चों। यानी कि ये जो है वो एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट है, राइट। समझ गए मेरी बात। तो डीवी बाई डी टी का मतलब समझे कि अगर मैं दोनों पूरे का मॉड करता हूं तो देखो मॉड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मॉड जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। यहाँ पर देखो जो मोड लग रहा है वो किस पे लग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर रेट जो चेंज आ रही है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ रहा है ना। यहाँ मैग्नीट्यूड पूरा आ रहा है, यहाँ मैग्नीट्यूड वेलोसिटी है। समझ रहे मेरी बात, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है ना बच्चों, कोई डाउट है नहीं। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि बेसिकली इसके ये इफेक्ट क्या करता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैन चेंज, क्या करता है एक्सेलरेशन, क्या क्या चेंज कर सकता है ना। तो एक्सेलरेशन क्या क्या चेंज करेगा इसके बारे में देख लेते हैं। एक्सेलरेशन कैन चेंज, है ना। जो एक्सेलरेशन है वो क्या क्या चेंज करता है, तो देखो नंबर 1 इट कैन चेंज
it can change the डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है पार्टिकल की। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। दूसरा, इट कैन चेंज, है ना, इट कैन चेंज द, या इट कैन चेंज ओनली, ऐसा लिख सकते हो, ओनली द डायरेक्शन ऑफ, है ना, इट कैन चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। दूसरा, इट कैन चेंज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉडी, राइट। किसी भी बॉडी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, किसी भी बॉडी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और दोनों भी चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन as well as the magnitude of the body, समझ गए बेटा। तो ये तीनों चीजों को चेंज कर सकता है, ठीक है, यानी कि ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है ना, और इट कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, है ना, समझ गए। यहां पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, समझ गए बेटा, है ना। तो एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज करता भी यही है ना, या तो वेलोसिटी चेंज कर सकता है, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या फिर दोनों ही चेंज कर सकता है। अब दोनों कैसे करेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं एक पार्टिकल को ऐसे फेंक रहा हूं, सीधा ऐसे चल रहा है, तो ये इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही। डायरेक्शन तो वही है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, क्या चल रहा है, सिर्फ स्पीड में, स्पीड से चेंज हो रही है। अच्छा, मान लो मैं सर्कुलर मोशन करा रहा हूं, ऐसे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड यानी वेलोसिटी चेंज, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही। क्या चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन है, हाँ है ना, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज कर रहा है खाली। अच्छा, अब मान लीजिए कोई पार्टिकल, मान लो मैंने ऐसे फेंका, ऐसे, तो स्पीड भी चेंज हुई, समझ गए, स्पीड भी चेंज हुई और डायरेक्शन भी चेंज हुई। जैसे प्रोजेक्टाइल आएगा आगे चल के, क्या आएगा, प्रोजेक्टाइल आएगा। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि हम जो पार्टिकल है ना ऐसे फेंकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे फेंकेंगे तो ये पार्टिकल कौन सा मोशन करेगा, ऐसा करेगा, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है इसकी हर पॉइंट पे, और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। इसका मतलब वहां पर जो है एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, दोनों चीजों को चेंज कर रहा है। बात समझ गए, ये कहानी है इसकी, ठीक है बच्चों। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आता है तो रिटार्डेशन आता है, रिटार्डेशन मैं बताऊंगा नहीं, समझदार बच्चे हो, 9th में पढ़ा था। रिटार्डेशन का मतलब है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, है ना, तो बोल सकते हैं इट इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। बस खत्म, कुछ भी टेंशन नहीं है इसमें। तो ये हमारी एक्सेलरेशन की पूरी थियरी मैंने समझा दी है। अब इस पे आते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये दो टाइप का होता है ना, एक्सेलरेशन दो टाइप का है, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, जो मैं आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, ठीक है ना। यानी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब फिक्स, कांस्टेंट, 2 4 10 20 50 0, ठीक है, यूनिफॉर्म है। अगर मैंने नॉन यूनिफॉर्म बोला तो नॉन यूनिफॉर्म में भी दो है, एक तो एक्स पे डिपेंड हो सकता है, ठीक है, किस पे डिपेंड हो सकता है, एक्स पे, और एक दूसरा किस पे डिपेंड हो सकता है, टाइम पे डिपेंड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल ऑन एक्स और वेरिएबल ऑन टाइम, ठीक है। तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, जैसे लास्ट क्लास में समझाया था मैंने, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा यूनिफॉर्म,
और यूनिफॉर्म हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, हम नॉन यूनिफॉर्म नहीं पढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म के तो जो क्वेश्चन आते हैं वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी पढ़ना हमको नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, हमको सिर्फ यूनिफॉर्म एसिलेशन में ही सारी चीजों को पढ़ना है। अब यूनिफॉर्म एसिलेशन से ही हम क्या ड्राइव करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। इक्वेशन मोशन को ड्राइव करने के 3 तरीके हैं। पहला मैथमेटिकली तरीका है, मैथमेटिकल में 2 तरीके हैं, यानी मैथमेटिकल पहला तरीका क्या है मैथमेटिकली, दूसरा तरीका है कैलकुलस और तीसरा है ग्राफिकल। मैथमेटिकली में ये दोनों आ जाते हैं, कौन कौन से, मैथमेटिकली और कैलकुलस, कैलकुलस ही मैथ ही है ना, इसलिए दोनों एक ही में आ जाते हैं। मैथमेटिकली हम लोग ड्राइव करते हैं 9th में, ग्राफिकली भी 9th में ड्राइव करते हैं। पर ये कैलकुलस कौन सा है भाई, ये कैलकुलस वाला तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहली बार ही पढ़ेंगे ना, है ना, तो पहली बार पढ़ेंगे तो पहली बार में समझ में आएगा, ये भी पक्का है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों आते हैं, इसलिए आ जाएगा आसानी से। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।